अगस्त 2025 में डब्ल्यूएचओ ने ये घोषणा करी है कि केन्या, जो कि एक अफ्रीका की कंट्री है, उसमें से स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो डिजीज़ है वो एलिमिनेट हो चुकी है। अब ये जो स्लीपिंग सिकनेस है ये कोई मामूली सी बीमारी नहीं है, सोने की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फैटल डिजीज़ है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये डिजीज़ क्या है, कैसे फैलती है और इससे एलिमिनेट होने का मतलब यहाँ पे क्या निकलता है। इस डिजीज़ को अगर हम बात करें साइंटिफिक टर्म में तो हम ऐसे ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमाइसिस नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अफ्रीका ये डिजीज़ एलिमिनेट करने वाली 10वीं कंट्री है। कहाँ पे? अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका में 10वीं कंट्री बनी है, मतलब इससे पहले भी अफ्रीका में और देश हैं जिसमें ये डिजीज़ एलिमिनेट हो चुकी है। ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट हेल्थ माइलस्टोन होगा केन्या के लिए भी और डब्ल्यूएचओ के प्रयासों के लिए भी कि इस तरह की जो डिजीज़ है वो अफ्रीका से ख़त्म हो रही है। बात करें हम इस स्लीपिंग सिकनेस की, ये डिजीज़ आखिर है क्या? तो ये जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है, पहली बात तो एक पैथोजन मतलब पैरासाइट बेस्ड ये डिजीज़ है। एक पैरासाइट होता है जिसको कहा जाता है ट्रिप्नोसोमेसा ब्रुसियाई। इसके माध्यम ये मतलब इसका नाम होता है इस पैरासाइट का जो इस डिजीज़ को फैलाता है। और ये ट्रांसमिट कैसे होती है ह्यूमंस में? तो ये टेट्सी फ्लाइज होती हैं जिसके माध्यम से ये फैलती है इंसानों में। मतलब अगर ये इसने काट लिया इस फ्लाई ने तो इसके फ्लाई के अंदर ही ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये पहुंच जाते हैं ह्यूमंस के ब्लड में। उसके बाद आपको पता है इनका काम क्या होता है, ये रेप्लिकेट होंगे, फिर अलग अलग इलाकों में आपके फैलेंगे और आगे चल करके मतलब आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ना उसको भी पार कर जाते हैं। और आपको पता होगा कि अगर कोई भी पैथोजन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करता है तो वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है तो उसके बाद फिर बचना बहुत ही मुश्किल होता है और उसके बाद ये डिजीज़ फैटल हो जाती है। तो इस डिजीज़ से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है, वो ये है कि जितना जल्दी से जल्दी इसे स्क्रीन कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, तो इस डिजीज़ से बचा जा सकता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पार ना कर पाए, तब ये बचा जा सकता है, वरना फिर उसके बाद फिर ये डिजीज़ फैटल हो जाती है। ये डिजीज़ एक एंडेमिक है। अब एंडेमिक का मतलब क्या होता है, पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, एक और टर्म आता है एपिडेमिक। अभी मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। ये समझ के रखिए, ये डिजीज़ क्या है, एंडेमिक है, जो कि सब सहारन जो रीजन है उसमें एग्जिस्ट करती है। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक होती है गैम्बनीज स्लीपिंग सिकनेस और एक होती है रोडनीज स्लीपिंग सिकनेस। तो जो गैम्बनीज वाली है वो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में जो डिजीज़ होती है वो होती है, और एक है जो आपकी रोडनीज है वो ईस्ट और साउथ अफ्रीका इंक्लूडिंग केन्या में ये पाई जाती है। मतलब इसी पैरासाइट के ना दो प्रकार होंगे तो उसके आधार पे ये दो तरह की डिजीज़ पाई जाती है। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये डिजीज़ ऑलवेज फैटल होती है। मैंने आपको बताया ब्लड ब्रेन बैरियर पार किया उसके बाद तो डिजीज़ ये फैटल ही हो जानी है, क्योंकि फिर आदमी फिर कोमा में चला जाता है और डिल्यूजन्स होने लगते हैं। फिर आखिरी में चल करके जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक हो गया फिर तो आदमी की डेथ तय हो जाती है। तो जितना जल्दी इसको स्क्रीन कर लें, जितना जल्दी इसे पकड़ लें, जितने जल्दी से जल्दी इसका इलाज शुरू कर दें, उतना ही फायदेमंद होगा इसके पेशेंट को कि वो बच सकता है। जितना लेट से इसका डायग्नोसिस होगा उतना ही कम संभावना है किसी के बचने की। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसका जो पैरासाइट है इसका नाम क्या है, ये कैरियर इसका क्या है, वो आपको समझना होगा। अब यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताऊं कि क्या ये डिजीज़ इंडिया में भी है? नहीं, ये डिजीज़ इंडिया में नहीं है, क्योंकि ये जो टेट्सी फ्लाई है वो इसके भी ना 3 प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग। तो ये जो फ्लाई है इंडिया में पाई नहीं जाती, यही इसका कैरियर है। तो इस वजह से ये डिजीज़ इंडिया नहीं है, ये सब अफ्रीकन जो नेशंस हैं वहीं पे डिजीज़ पाई जाती है। अब बात करें हम, ये जो 3 प्रकार होते हैं ना डिजीज़ के नाम आप पढ़ते हैं, एक होती है एंडेमिक, एक होती है एपिडेमिक और एक होती है पैंडेमिक, है ना। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? तो एंडेमिक का मतलब होता है, अगर हम ज्योग्राफिकल स्केल पे बात करें तो हम कौन सी डिजीज़ को एंडेमिक कहेंगे? तो जो किसी एक स्पेसिफिक रीजन या पॉपुलेशन तक कंटेन्ड रहती है। जैसे ये डिजीज़ क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया ये एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब यही हुआ कि ये डिजीज़ केवल अफ्रीका तक ऐसे सीमित है, उससे बाहर ये डिजीज़ नहीं जा रही है, तो इसीलिए इसको एंडेमिक कहा जाएगा। एपिडेमिक की अगर बात करें तो एक लार्जर आउटब्रेक हो विद इन अ रीजन और कंट्री। मतलब अगर कोई डिजीज़ बहुत तेजी से बढ़ रही हो, है ना, तो वो एपिडेमिक कहलाएगी। मतलब वो एक रीजन और कंट्री तक ही है, भले ही वो अफ्रीका तक ही है, लेकिन मान लीजिए किसी बीमारी के 10 केसेस आ रहे हैं साल में, उसके बाद ऐसा होने लगा कि उस बीमारी के 10,000 केसेस आने लग गए, तो वो एक एपिडेमिक का रूप उसने धारण कर लिया। और फिर आती है पेंडेमिक, जो कि एक वाइड स्प्रेड अफेक्टिंग मल्टीपल कंट्रीज और कंटिनेंट वाली डिजीज होगी। जैसे हम कोरोना की बात करें तो वो एक पहले एपिडेमिक थी, चाइना तक सीमित थी, उसके बाद बहुत तेज़ी से फैली और बहुत तेज़ी से फैलने के बाद वो पूरे
विश्व में फैल गई। तो ये पेंडेमिक का मतलब हो गया कि ऐसी डिजीज जो बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज और कंटिनेंट्स तक फैल जाए, उसे कहते हैं पेंडेमिक। अगर हम केस नंबर के आधार पर बात करें तो वही सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं कि इसमें स्टेबल और प्रिडिक्टेबल बेस लाइन होती है, मतलब हमें एंडेमिक में पता होता है कि हर साल इतने केसेज आने ही आने हैं, ये इतने रीजन तक है। वहीं एपिडेमिक में सडन इंक्रीज होता है, तो उससे ये समझ में आता है कि ये कोई डिजीज ऐसी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और पेंडेमिक का केस भी वही है, बहुत तेज़ी से नंबर आते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो नई बीमारी होती है वही पेंडेमिक होती है, जिसके लिए कोई इलाज नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ डायग्नोसिस के तरीके नहीं, तो वो पेंडेमिक बन जाती है। तो वो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। नेचर की बात करें, ये एंडेमिक होगी, कांस्टेंट प्रेडिक्टेबल प्रेजेंस होगी, क्योंकि कई समय से ये डिजीज़ फैली रहती है, खास इलाके तक रहती है, तो लोग जानते हैं कि अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ये बीमारी होगी। वहीं पे अगर एपिडेमिक की बात करें तो रीजनल आउटब्रेक होता है, स्पाइक होता है, मतलब ये पता रहता है कि ऐसी कोई बीमारी है, लेकिन बहुत तेज़ी से अगर बढ़ गई तो ये चिंता हो जाती है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंडिया में भी कोई एक खास तरह का बुखार हो गया जो खास इलाके में फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो वो स्पाइक देता है, और ये तो ग्लोबल आउटब्रेक होता है इसका, पेंडेमिक का। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं एंडेमिक में कि कॉमन कोल्ड जो होता है, जनरल पॉपुलेशन सब लोगों को पता होता है, खांसी जुकाम सर्दी हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, तो ये होगा। वहीं पे अगर एपिडेमिक की बात करें 2014 से 16 तक का जो इबोला आउटब्रेक हुआ था, जैसे वेस्ट अफ्रीका में हुआ था, बहुत तेज़ी से नंबर फैले थे और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई थी, तो एक एपिडेमिक था, लेकिन ये अफ्रीका से बाहर नहीं गया, वेस्ट अफ्रीका से बाहर ये नहीं गया। वहीं अगर पेंडेमिक की बात करें तो कोविड-19 का परफेक्ट एग्जांपल है, सब लोग इससे रिजेंबल भी कर सकते हैं कि कैसे ये चाइना से इसने एंडेमिक हुआ और एंडेमिक के बाद ये पेंडेमिक बन गया कोविड-19। तो ये हैं 3 तरह के डिजीजेस के प्रकार, याद रखिएगा हमेशा। बात करते हैं केन्या की जर्नी के एलिमिनेशन की। तो केन्या में जो पहला केस इसका रिपोर्ट हुआ था ना 1901 में हुआ था, मतलब इससे पहले भी केस आ रहे होंगे लेकिन डायग्नोसिस ही नहीं रही होगी। केन्या में 2009 से इसके 0 केसेज आ रहे हैं, और ये बताता है कि केन्या ने कितने अच्छे तरीके से और WHO के साथ मिलकर के सस्टेन कंट्रोल किया, सर्विलांस किया, कम्युनिटी एजुकेशन एफर्ट किए, सबसे ज़्यादा लोगों को अवेयर करना है। अब इस डिजीज़ से बचने का देखिए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि कोई वैक्सीन लगा दी जाए। डिजीज़ से बचने का तरीका यही है, सबसे पहले तो अवेयरनेस रहे कि अगर इसके जो लक्षण है वो दिख रहे हैं वहाँ के लोगों को, सबसे पहले डायग्नोसिस कराएं। उसके अलावा जो ये इसकी जो कैरियर है टेट्सेफ्लाई, ये जो है इसको कम करना, अगर यही कम हो जाएगा, कैरियर ही कम हो जाएगा, तो डिजीज़ भी कम होगी। तो यही कुछ तरीके ऐसे हो सकते हैं, और जितना जल्दी स्क्रीनिंग होगी लोगों के बचने का चांस उतना ही ज़्यादा रहता है। ये जो डिजीज़ है इसे एलिमिनेट डिक्लेयर किया गया है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से, नॉट फुली इरेडिकेटेड। ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। एलिमिनेट होने का मतलब ये है कि इस डिजीज़ के मामले अब 0 या फिर उसके आसपास ही हैं, मतलब बहुत कम मामले आ रहे हैं, इतने कम मामले हैं कि वो समझा जा रहा है कि अब ये डिजीज़ एलिमिनेटेड ही है। इरेडिकेट होने का मतलब है कि अब ये डिजीज़ हो ही नहीं रही है, मतलब कोई पॉसिबल चांस ही नहीं है इस डिजीज़ के होने का, मतलब आपने इसका कैरियर ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से कि अब ये डिजीज़ कभी हो ही नहीं सकती, तो उसको इरेडिकेशन कहते हैं, है ना। तो अब ये एलिमिनेट हुई है, इरेडिकेट नहीं डिक्लेयर हुई है। हम बात करें WHO की, जो कि अफ्रीका में बहुत अच्छे से काम करता है इस तरह की जो डिजीज़ होती है उनको लेकर के। और आपको ये भी एक बात पता होगी कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने WHO से अपनी फंडिंग हटा ली है पूरी तरीके से, जैसा कि उनका चल रहा है सारा सिनेरियो उसको देखते हुए। तो यहाँ पे अगर बात करें WHO की, तो 1948 में से फाउंड किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर करंट बात करें तो इसके 194 मेंबर स्टेट्स हैं, 150 कंट्रीज़ में इसके ऑफिसेज हैं। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इसके टेड्रोस एडनम इसके डायरेक्टर हैं, जिनकी फ़ोटो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि सेटिंग ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज़, मतलब हर एक देश में एक स्टैंडर्ड ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड बने, पॉलिसीज़ बने। मतलब ऐसा नहीं किसी बीमारी को लेकर किसी देश में कुछ पॉलिसी है, किसी देश में कुछ पॉलिसी, एक स्टैंडर्ड बना रहे जिससे बहुत आसानी से किसी बीमारी से लड़ा जा सके। डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल हेल्थ वर्क, ये तो भाई इंटरनेशनल हेल्थ वर्क जो है उसको डायरेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना इसी का काम है। प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड क्राइसिस रिस्पांस, जैसे इस तरह के आउटब्रेक कहीं हो गया, एंडेमिक हो गया, पेंडेमिक हो गया, तो उसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है, जो क्राइसिस रिस्पांस है, वो WHO ही प्रोवाइड करने में सबसे आगे रहता है। फिर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड पब्लिक हेल्थ ट्रेंड्स, कि पूरी दुनिया में हेल्थ ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, कहीं पे कोई बीमारी है जो एपिडेमिक से पेंडेमिक बन रही है, तो उन सब चीज़ों को देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। उसको लेकर के क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या लोगों को करना चाहिए, कैसे बच सकते हैं, सारी चीज़ें
WHO का ही काम है। खासतौर पर WHO का काम जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे रहता है कि कैसे वहाँ के लोगों को जो प्रॉपर वैक्सीन्स हैं, प्रॉपर दवाइयाँ हैं, जो डायग्नोसिस के तरीके हैं, वो सारी चीज़ें जो असिस्टेंस है वो उपलब्ध कराई जा सके, जिससे जो लोगों का कह सकते हैं जो जान की हानि हो रही है ना, उसे कम से कम किया जा सके। तो ये सब WHO का काम होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये डिजीज़ क्या है, कैसे फैलती है, कौन कैरियर है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस निकलते हैं, सब कुछ आपको डिटेल मैंने बता दिया। कुछ भी सवाल आएगा आप बता सकते हैं इससे बहुत आसानी से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों को बाय।